आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अभी नोट नहीं करना, पहले देखो, अभी पेन नहीं चलाओ, पहले देखो मैं क्या बता रहा हूँ, बाद में नोट करेंगे। तो मैंने हेडिंग क्या डाली, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्शन। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्शन ऑन कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ डाइलेक्ट्रिक का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डाइलेक्ट्रिक का मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ इंसुलेटर केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो क्या हम लोग मेटल और इंसुलेटर समझते हैं? गोल्ड क्या चीज है? मेटल, सही ना। और रबर, रबर क्या है? इंसुलेटर। तो मैंने हेडिंग क्या डाली है, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, यानी अभी जो मेरी स्लैब है किसकी बनी हुई है, रबर की या प्लास्टिक की या ग्लास की, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ध्यान से देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। हाँ बेटा, तो कुछ पूछना है? तो क्या सबको पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट दिख रही है? ठीक है, नोट नहीं करो बेटा, सुनो मेरी बात, मैं मना करता हूँ नोट करने को। पहले सुनो आप मेरी बात को ना, नोट तो कर लेंगे, या मैं नोट्स भेज दूंगा वहां से देख के लिख लेना। पहले ये तो समझो मैं बनाना क्या चाह रहा हूँ। क्या ये दो प्लेट्स दिख रही है सबको? इन प्लेट्स के बीच का गैप कितना है? ये लाइन है या प्लेट्स हैं? नोटिस करा सबने? इसके अंदर मैंने एक ये स्लैब डाल दिया है क्या? ठीक है ना। इस स्लैब की थिकनेस कितनी है? टी। ठीक है ना। इंडक्शन समझते हो? तो क्या इंडक्शन से चार्ज आ गया स्लैब पर? नोटिस करो, प्लेट पे कितना चार्ज था? 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव। देख लू, ठीक बात है। मैं जो डायग्राम बनाता हूँ उसमें भी इंफॉर्मेशन होती है, तुम्हें ध्यान देना चाहिए। जो मैंने प्लेट्स ड्रॉ करी, क्या उस पर 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव चार्ज दिखाया है? स्लैब पे कितना दिखाया है? 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। इसका मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ जो इंड्यूस चार्ज होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, माइनस क्यू नॉट 1 - 1/k। और इस के को मैं क्या बोलता हूँ? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इससे मैं क्या इंफॉर्मेशन बताना चाह रहा हूँ? फॉर डाइलेक्ट्रिक इंड्यूस चार्ज इज लेस देन क्यू नॉट। इसका मतलब अगर प्लेट 1 पे चार्ज 4 है, +4, तो इंड्यूस चार्ज -4 होगा या -3 होगा? देख लो आराम से। ठीक बात बोली। फिजिक्स में इंपॉर्टेंट कुछ नहीं आता, सबको पता है ना बेटा। इंपॉर्टेंट इज नथिंग इन फिजिक्स। इंपॉर्टेंट पढ़ के जाओगे बैंड बज जाएगा एग्जाम में। इंपॉर्टेंट नहीं पूछता, यही बात पूछेगा, ये अंदर की बात पूछते हैं बिल्कुल। इसका मतलब ध्यान से देखना, क्या सबको ई नॉट दिख रहा है? ई नॉट में क्या बोलना चाह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम। ठीक। स्लैब के अंदर मैंने नाम ई नॉट दिया है या ई मीडियम दिया है? सही। तो क्या हम लोगों ने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है, K इज इक्वल टू F0/Fm? F0/Fm, सोच लो भाई सब लोग, पढ़ा है मैंने। वैसे ही क्या मैं K को E0/E मीडियम कह सकता हूँ? सही है। तो E मीडियम का फॉर्मूला आज से क्या बन गया, E0/K। देख लो भाई, क्या E मीडियम को मैं E0/K कह सकता हूँ? इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है या कम है? कम है। मैं K से डिवाइड कर रहा हूँ ना। अब ऐसा क्यों रहा वो भी समझ लो। ऐसा क्यों रहा देखो ध्यान से, चलो ध्यान से देखना। ये स्लैब है, इस स्लैब पर कितना चार्ज आया था लेफ्ट में? माइनस। और राइट में कितना आया था? प्लस। जो प्लेट्स थी कैपेसिटर की उस पर मैंने कितना दिखाया था? +4 -4। इसका मतलब मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। क्या दिखाना चाह रहा हूँ देखो, मैं ये इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि क्या ये पॉजिटिव से नेगेटिव ई नॉट जा रहा है? क्या ये पॉजिटिव से नेगेटिव ई मीडियम जा रहा है, या ई इंड्यूस कह लो, ई इंड्यूस्ड। सही है। इस डायग्राम में अगर ध्यान से देखो तो ई नॉट और ई इंड्यूस सेम डायरेक्शन में या अपोजिट? तो ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे? तो ई नेट कितना होगा, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस। तो एग्जाम में क्या पूछेगा मालूम है, why electric field inside dielectric is reduced। एग्जाम में तो कौन से पूछता है अंदर का, बिल्कुल बेसिक बात। तो क्या मैं ई नेट को
ई नॉट बाई के कह सकता हूँ, और ई नेट का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ई मीडियम। ठीक है ना, ठीक है ना। 2-3 कॉन्सेप्ट है, ध्यान सुनना। क्या समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, सबको याद है? क्या हमने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है, E इक्वल टू माइनस dV बाई dl? ये सारे फॉर्मूले मैं यूज करूंगा, अभी आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये फॉर्मूला समझ में आया, E इक्वल टू माइनस dV बाई dl। अब देखो मेरा जो ओरिजिनल डायग्राम था, क्या सबको ए बी दिख रहा है, बी सी एंड सी डी दिख रहा है? ठीक है ना, तो ए से बी कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट। बी टू सी कौन सी है, ई एम। और सी टू डी कौन है, ई नॉट। सही है। तो सिंप्लिसिटी के लिए ध्यान से देखना मैंने क्या करा, स्लैब को राइट साइड में बिल्कुल टच करा दिया है, क्या देखा? जो स्लैब है उसको मैंने बिल्कुल राइट मोस्ट भेज दिया है, सबको दिख रहा है? तो अब एयर वाला पार्ट कितना बचा है, डी माइनस टी। पूरा गैप कितना था, डी। एग्जाम में पूछेगा इसमें क्वेश्चन, डी पार्ट में से टी पार्ट कौन ले गया, स्लैब। सही, जहाँ पे फील्ड क्या थी, ई एम इक्वल टू ए नॉट बाई के। सही। और वैक्यूम में कितनी है बेटा, बात करना घर जाओ, बात करना घर जाओ। ठीक है, तो क्या मैं v को कह सकता हूँ ई नॉट इंटू डी माइनस टी? सोचो मेरी बात को आराम से, क्या मैं v को कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी माइनस टी प्लस ई मीडियम इंटू टी? ध्यान से देखो भाई मैंने क्या बात बोली। ठीक है ना, अब मैं अगले स्टेप में देखो क्या लिखने वाला हूँ। ई मीडियम का फॉर्मूला क्या है, बढ़िया, कुछ कॉमन तो नहीं है, बताओ भाई सब लोग। ए नॉट कॉमन है क्या, क्या बचा, डी माइनस टी प्लस टी बाई। सही है। क्या मैं इस ई को सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कह सकता हूँ, ठीक है ना। सिग्मा को मैं क्या कह सकता हूँ, क्यों भाई ये, तो देखो बहुत सारे फॉर्मूले काम आ रहे हैं क्या यहाँ पर। सही है। क्या हमने Q इक्वल टू सी वी पढ़ा था, पढ़ा है? तो मैं V को क्या लिखने वाला हूँ, Q बाई सी। क्या Q से Q चला गया और हमारा C कितना आ गया, मैं नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ। हमारा C आ गया सॉल्व करके एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। C का फॉर्मूला क्या बन गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, नहीं जब स्लैब डाल देंगे, टी थिकनेस का कहीं पे भी डाल दो, चाहे बीच में डालो, चाहे राइट में या लेफ्ट में, मतलब दो प्लेट्स के बीच में आना चाहिए। ठीक है ना, कहीं पे भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान से सुनना, केस वन जो बताना चाह रहा हूँ, अगर टी इक्वल टू डी कर दिया, इसका क्या मतलब है, 100% स्लैब भर दिया है। टी इक्वल टू डी का मतलब समझ में आया, मैंने कैपेसिटर के बीच में जगह ही नहीं छोड़ी एयर के लिए, सारा मीडियम भर दिया है क्या। ठीक है ना, तो सी कितना आ जाएगा, देख लो भाई, टी को मैंने क्या बोला, डी लिखूं, तो क्या आ गया, मुझे तो लगता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू के आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता बेटा, तुम देखो, तुम लोग देखो, मैं तो बस बताता जा रहा हूँ। तो क्या सी इक्वल टू सी नॉट के आ गया, और ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब स्लैब 20-30% भरूंगा या 100%। बढ़िया, तो टी इक्वल टू डी का वाला समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, 100% भर दिया है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे। वो माइनस साइन क्या बताता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थोड़ी नहीं फ्लो करता, बिल्कुल ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है हाई टू, बिल्कुल ठीक है। तो माइनस, जब हम E इक्वल टू माइनस dV बाई dl लिखते हैं, तो उसमें जो माइनस का सिग्निफिकेंस है वो तो समझ में आ गया राइट। क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ E इक्वल टू V बाई डी,
ऐसा हमने कभी यूज करा है? तो यहाँ पे V में V पोटेंशियल डिफरेंस होता है, प्लस माइनस मतलब अपने आप एडजस्ट हो जाता है। वो मैग्नीट्यूड में बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटा माइनस करना। इस डेरिवेशन में समझ में आया ना? 5-6 कॉन्सेप्ट लगा दिए मैंने। आ गई तो देखो, मैंने अगले पेज में दिखाया है, देखो। रुको, इस पॉइंट को मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ। ये सब एग्जाम में पूछता है, इंपॉर्टेंट नाम की चीज नहीं पूछता एग्जाम में। एग्जाम में बेसिक बात पूछता है। ये क्या हो गया? ठीक है, एक बार नोट कर लो, मैं दोबारा उस पॉइंट को क्लियर कर देता हूँ, तुम्हारे पॉइंट को। तो इसमें जो हमने EM लगाया है वो तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा ना, इसकी डायरेक्शन? नहीं, हाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। किसके पॉजिटिव से नेगेटिव? स्लैब वाला तो वीक है। रुको, मैं क्लियर कर देता हूँ, 2 मिनट मुझे टाइम देना, मैं दोबारा इस पॉइंट को क्लियर करता हूँ, सब लोग देखना ध्यान से। हाँ, अभी दिखा रहा हूँ मैं कोई एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, फिर दोबारा नोट कर लेना। और देखना, बहुत डाउट आता है सबको इस पॉइंट पे। तो मैं 2 कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, दोनों को ध्यान से नोटिस करना कि मैं क्या डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ दोनों को। ठीक है? ठीक है, समझना मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। मैंने 2 केस बनाए। एक क्या बनाया? मेटल। मेटल का एग्जाम्पल हमने गोल्ड लिया था, लिख दो एग्जाम्पल गोल्ड। ठीक, गोल्ड की स्लैब है। एक मैंने लिया था कौन सा? डाइलेक्ट्रिक, जिसको मैं डाइलेक्ट्रिक कह रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में, वो इंसुलेटर है क्या? बताओ भाई। तो ग्लास स्लैब मान लें या प्लास्टिक की मान लें? ठीक, अब 2 मिनट नोट नहीं करना, पहले समझना कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। क्या सबको ये प्लेट्स दिख रही हैं? ठीक है ना? तो अब इसके अंदर तुमने क्या डाल दिया? एक स्लैब डाल दिया मेटल का। ठीक, वैसे मैंने एक डायग्राम और बनाया। देखने में दोनों डायग्राम तुम्हें बिल्कुल सेम लग रहे होंगे, बट डिफरेंस है दोनों में। देखना, जो सेकेंड वाला स्लैब है, ठीक है, और जो फर्स्ट वाला स्लैब है, उसमें इंड्यूस चार्ज पे ध्यान देना। दिख रहा है? बताओ भाई, इंड्यूस चार्ज दोनों में इक्वल है या अनइक्वल है? मेटल वाले में कितना बनाया मैंने? इक्वल। ध्यान दो, ध्यान दिया? ध्यान देना, एक मैंने मेटल के अंदर ई नॉट दिखाया है क्या? ये कौन सा ई नॉट है? कैपेसिटर की प्लेट वाला। क्या मैंने एक ई इंड्यूस भी दिखाया है? ये कौन है? इंड्यूस चार्ज वाला। क्या दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है? क्या दोनों एरो इक्वल हैं? इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ, स्लैब के अंदर, मेटल स्लैब के अंदर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दीज फील्ड्स आर इक्वल एंड अपोजिट, हेंस दे कैंसल आउट। लॉजिकल? तो नेट फील्ड क्या हो जाएगी? इसका मतलब मेटल के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। आज मैंने उसका रीजन बताया। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं होती, उसका रीजन समझ में आया? अब बात करता हूँ प्लास्टिक वाले स्लैब की बात। क्या ई नॉट दिख रहा है सबको? ये कौन है? कैपेसिटर वाली। क्या ई इंड्यूस दिख रहा है सबको? ये कौन है? इंड्यूस चार्ज की वजह से। क्या दोनों अपोजिट हैं बट इक्वल तो नहीं लग रही, तो कैंसल आउट तो नहीं होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। मानते हो? सब्ट्रैक्ट जब करूंगा तो नेट इफेक्ट कौन डिसाइड करेगा, ई नॉट या ई इंड्यूस्ड? बड़ा वाला। बड़ा कौन है यहाँ? तो बस समझो मेरी बात को, मैंने क्या बोला। क्या नेट फील्ड ई नॉट से डिसाइड होगा, जिसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था? ई नॉट बाई के। गायत्री ने ये पूछा था ना कि फील्ड राइट होगी या लेफ्ट होगी, किधर होगी? हमेशा बड़ा होगा। ई नॉट हमेशा बड़ा होगा इंड्यूस से, अगर डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हो तब। अगर मेटल की बात कर रहे हो तो ई नॉट और ई इंड्यूस इक्वल होंगे। ई इंड्यूस कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, ये तो इक्वल होगा ई नॉट के, या छोटा होगा। तो इक्वल किस केस में होगा? मेटल में। देखा? अगर डाइलेक्ट्रिक है तो हमेशा ई मीडियम किसके इक्वल होगा? ई नॉट बाई के। इसका मतलब ई मीडियम हमेशा ई नॉट से क्या होगा? छोटा होगा। और अगर तुम मेटल की बात कर रहे हो तो ई मीडियम कितना हो जाएगा? 0।
तीन इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहचानो, एक ई नॉट है, एक ई इंड्यूस्ड है और एक ई नेट है। ठीक है, तो मेटल में क्या नेट फील्ड 0 है और डाइलेक्ट्रिक में नेट फील्ड क्या है, ई नॉट बाई के। एग्जाम में रीजन पूछेगा व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड मेटल, तो ये रीजन लिख के आना पड़ेगा तुम्हें। There are two fields inside metal. One is external electric field, other is induced electric field. These fields are equal and opposite. Hence, net field is it. Why electric field reduced in dielectric? एग्जाम में ये पूछेगा। रीजन क्या लिखेंगे? Because induced field is opposite to external field. उसको स्टार्टिंग से लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। देख, फिजिक्स में मैं कहता नहीं कॉन्सेप्ट है भाई, जो डेरिवेशन कराते हैं इसके अंदर कॉन्सेप्ट बताते हैं। अब इस डेरिवेशन में देखा मैंने कितने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, 5-6 कॉन्सेप्ट लगे इसमें। हाँ बेटा, सर ये फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए रेड कलर से क्यूआई वाला फॉर्मूला। हाँ मतलब ये सिलेबस में है नहीं सीबीएसई में, मैं इसको हटा देता हूँ, उससे कंफ्यूजन हो रही तुम लोगों को शायद, मैं हटा देता हूँ। बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इंड्यूस चार्ज जो डाइलेक्ट्रिक में होगा वो हमेशा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन एक फॉर्मूला जो सीबीएसई में नहीं है, कॉम्पिटिटिव में हम लोग बताते हैं। तो मैंने सीधा यहाँ से क्या निकाल दिया, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई, ये फॉर्मूला याद करना। अभी इस पे क्वेश्चन कराऊंगा, देखना में। स्लैब को बिल्कुल उसकी टच करवा दिया तो कैपेसिटर है उसमें इंड्यूस होगा फिर चार्ज। टच नहीं करा है, बहुत पास ले जाकर रखा, टच नहीं करा है। टच कराने में तो गड़बड़ हो जाएगा, चार्ज फ्लो हो जाएगा। मतलब सिंपलिसिटी के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि डी में से टी पार्ट किसके पास है, स्लैब के पास, और डी माइनस टी किसके पास है, एयर के पास। ये बताना चाह रहा हूँ। बुक में हमेशा कौन सा डायग्राम दिखेगा, ये राइट वाला। बुक में हमेशा राइट वाला डायग्राम दिखेगा तुम्हें, लेफ्ट वाला नहीं होगा। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जब डिस्कस किया जाए तो उसको ध्यान से सुनो। कोई डाउट है पूछो। एग्जाम में बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं पूछते, सबको आइडिया ना फिजिक्स में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। 2 मार्क का क्वेश्चन होगा तो 4 बातें पूछ लेंगे उसमें छोटी छोटी। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक, हाउ इट विल इफेक्ट कैपेसिटेंस, व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिड्यूस्ड इनसाइड स्लैब, व्हाट इज डिफरेंस फॉर मेटल स्लैब। ऐसे 4 बातें पूछेंगे 2 मार्क्स में। हाँ बताइए, ये समझाता हूँ, ये मैंने कहा ये बहुत, ये सबसे मेन स्टेप है क्या, ये सबसे मेन स्टेप है बेटा। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला पता है, इक्वल टू वी बाई डी, तो वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू डी, तो मैंने वही लिखा है ई इंटू डी वैक्यूम के लिए, ई इंटू डी मीडियम के लिए। लिंक हुआ नहीं हुआ, मैं बोलना चाह रहा हूँ वी किसके इक्वल होता है, ई डी। इस पार्ट के लिए ई कितना है, ए नॉट, और डी कितना है, इस पार्ट के लिए कितना है, एम, और डी कितना है। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो दिस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस दिस पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। इसका अलावा इस डेरिवेशन में सबसे मेन स्टेप है ये, पहला स्टेप, बाकी तो बनता चला जाता है। ए नॉट होता है, हमने पढ़ा होगा कैपेसिटर में। मैंने क्या बोला, इस डेरिवेशन में 5-6 कॉन्सेप्ट आ गए क्या एक साथ। E इक्वल टू डी वी बाई माइनस डी वी बाई डी एक्स आ गया, ई मीडियम इक्वल टू ई नॉट बाई के आ गया, ई इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए भी आ गया, क्यू इक्वल टू सी वी भी आ गया। समझो ना इस डेरिवेशन में क्या खास बात है, काफी सारे कॉन्सेप्ट लगाए मैंने इस चैप्टर में, 5-6 कॉन्सेप्ट लगते हैं, इसलिए ये काफी अच्छी डेरिवेशन है। बुक में इसकी डेरिवेशन नहीं दी है बट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन कराता हूँ तुम लोगों को। तो मेरा हमेशा तरीका क्या होता है, पहले जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाओ उस पर कोशिश करो 1-2 क्वेश्चन करा दो, राइट।
अगर नोट हो गया तो आगे बढ़े। आज की क्लास में अच्छे लेवल की क्लास है तो ध्यान सुनना भाई, नहीं सुनोगे समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनोगे तो मजा आएगा, कितना बढ़िया पढ़ा के गए। नेक्स्ट स्लाइड पे आए और कोशिश करो आज का काम आज कर लो। मतलब का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं आता, मतलब खाली डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पूछेंगे, अंदर की पता नहीं क्या बात पूछ रहे हो। अच्छा ये बताओ इसमें पोटेंशियल ग्राफ पूछ सकता है क्या? सेम क्वेश्चन में ग्राफ नहीं बना सकता, कुछ ही पूछ लेता है। फिजिक्स में तो बहुत ऑप्शन है बनाने के। ठीक है अगला स्लाइड देखते हैं। अगले स्लाइड में मैंने बोला है, इसमें मैंने केस 1 बनाया, राइट। अगर केस 1 क्लियर हो तो आगे बढ़े। क्या कहते हैं, स्लैब को एक साइड डाल दिया सर, अगर उसे हम बीच में रखेंगे फिर डी और टी कर लेंगे। एक ही बात है बेटा, वो एक ही बात है, चाहे साइड में डालो चाहे बीच में डालो, एक ही बात है। सर बीच में डालेंगे तो डी कर लेंगे और टी कर लेंगे। टी ठीक रहेगा। नहीं सर मतलब साइड वाली डिस्टेंस जो हो रह जाएगी। देखो मैंने जो फर्स्ट डायग्राम बनाया तुम समझो बात को बेटा, जैसे ये टी पार्ट स्लैब के पास है क्या, तो एयर के पास कितना पार्ट है, डी माइनस टी, जिसमें कुछ पार्ट कहाँ पर है 1 पे और कुछ पार्ट कहाँ है। तो क्या मैंने उसको इजी करने के लिए एक साथ ही बना दिया है। मैंने बोला हमेशा कौन सा डायग्राम मिलेगा तुम्हें बुक में, राइट वाला, लेफ्ट वाला नहीं बनेगा। मैंने लेफ्ट वाला क्यों बनाया, दिखाने के लिए कि एयर के पास कितना स्पेस बचा है, डी माइनस टी। स्लैब के पास कितना स्पेस है, टी। स्लैब की पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे लेफ्ट वाले के पास रखो चाहे राइट वाले के पास रखो चाहे बीच में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं केस 2 बनाना चाहता हूँ, देखो ध्यान से। केस 1 सबको समझ में आता है, टी इक्वल टू डी का क्या मतलब था, पूरा स्लैब से भर दिया, सही ना। दूसरा केस, अगर मैंने मेटल स्लैब डाली होती तो मेटल स्लैब के लिए, मेटल के लिए के किसी को पता है कितना होता है, इन्फिनिटी। बहुत बढ़िया, तो सी कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, राइट और रॉन्ग, फॉर्मूले को देखो, फॉर्मूले में के को इन्फिनिटी डाल दो, तो 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। इसका मतलब मेटल के लिए अलग से डेरिवेशन करेंगे या यहीं से कर दी मैंने, बताओ भाई, यहीं से कर दी। केस 3, वेरी थिन स्लैब, आप बताओ भाई क्या होगा। वेरी थिन स्लैब मतलब टी बहुत ही कम है क्या, तो सी कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी। इसका अगर तुमने स्लैब बहुत थिन डाल दी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ही रहेगा। अब इस पे क्वेश्चन बनाए, एग्जाम में तो इस पे क्वेश्चन आएगा। चलो एनसीईआरटी खोलो, क्वेश्चन करवाता हूँ इस पे। अब मैं बार बार बोलता हूँ भाई, मेरा जो सब्जेक्ट है वो मेहनत मांगता है क्या, मेहनत करोगे तो वंडरफुल रिजल्ट देगा ये। एग्जाम्पल 2.8 दिख रहा है सबको, एग्जाम्पल 2.8, कोई बता सकता है 3D/4 क्या चीज है, टी है क्या, सही है। क्वेश्चन पूछा हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज व्हेन स्लैब इज इंसर्टेड, अब करो ट्राई करिए, फॉर्मूला तुमको बता ही दिया मैंने।
हाँ जरूरी। आप ट्राई करो सब लोग जल्दी से, फॉर्मूला पता है? दबाओ। सॉल्व करने को तो सॉल्व करो, देखो वो नहीं ये तो फालतू बात है। अभी सॉल्व करने का टाइम है, सॉल्व करो, एटलीस्ट कोशिश करो। पीछे नहीं बैठो। सही है, सही करो, देख कैसे आगे एक मिनट सामने अच्छे प्रॉब्लम में डालने की कोशिश करो, ये तो सही नहीं कर क्या कैपेसिटर के बीच में एक स्लैब फिट कर दिया है, ठीक है ना? तो अभी मैंने यही कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करी, कैंसिल नहीं होगा अपॉन में क्या है? तो पूरे कैंसिल होगा ना। तुमने तुमने इसको करा या इसको सॉल्व कर दिए? इसको नहीं मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक? अब इसको करें सॉल्व, कोशिश करो, इसे फॉर्मूला लिख रहा ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एफर्ट आएगा, गलत हो गई बात क्यों रखी? करोगे तो नहीं सीख पाओगे, ट्राई करना। मैं क्वेश्चन में ये बोला तो डालो इसको नहीं, अब सिंपल मैथ सीख रही है, सेपरेट करो एलसीएम सॉल्व करो, आंसर आएगा। तो घबराना बंद करो, पहले तो घबराना बंद करो, कुछ करने की कोशिश करो, आ जाएगा। परफेक्ट ये सही है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? ये माइनस कैसे करेंगे, ठीक है ना? तो 90% बना करेक्ट, कोशिश करो आएगा। साइंस में गलत हो तो घबराओ नहीं, क्या करोगे? ये था, इसके बाद क्या करो बताओ? कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम क्या लिया, कैल्शियम लो, ये क्या बनेगा? हाँ मत लो, क्या तुम्हें टी पता है? सीधा बोलो, कोई बात नहीं, डाल के देखिए सही, ये कोई दिक्कत है? बताओ इसका कैल्शियम ले सकते हैं? यस। उसका क्या करूं? अब परफेक्ट कैल्शियम ले लिया, अब वो कर दे, तो कनेक्ट कर दे। तो मदद किया मुझको, मैं बोला ये अपॉन k प्लस नहीं आता सी क्या क्वेश्चन में टी दिया कितना not a by c not b minus और देखो ना बोर्ड पे बात करना नॉट ए बाय डी को सी नॉट वही मैथमेटिकल फॉर्मूला के केस में ऑप्शन से 4 के ऊपर ले हो गया। मैच करो, बुक से मैच होना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी को सी नॉट डालो। समझना ही नहीं, अभी फिलहाल इसको ऐसा रिजल्ट याद करना है, कहां गया अभी तो ऐसा रिजल्ट याद करो। एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा तब फार्मूला काम आएगा ना बेटा, न्यूमेरिकल का फार्मूला याद होना चाहिए, याद करना है
फॉर्मूला याद करना नहीं, रिजल्ट एग्जाम में भाई तुमने क्या याद करा 3D/4, मैंने एग्जाम में दे दिया 2D/5। भाई मैं एग्जाम जब उठाऊंगा बनाऊंगा सेम क्वेश्चन डालूंगा, डेटा बदल दूंगा बस, मैं सेम नहीं डालता सिमिलर डालता हूँ। अच्छा तुमने ऐसे करा, ये भी तरीका बढ़िया है, सही। अब इस भी को क्या डालूं सेम भाई से, पर मुझे लगता है डायरेक्ट फॉर्मूला अगर शुरू में लगा दो ज्यादा बेटर है। सही है, तो पढ़े जाओ उसको, सही करो, सही कर। परफेक्ट, बहुत नेचुरल बुक है, नेचुरल चीज बढ़िया याद है। और कोई कहना चाहते हो? बड़ा बड़ा दिखा दिखे नहीं अभी के ऊपर से ये क्या लिखा है ऐसा आंसर आता है बहुत प्राउड फील होता है, हमारा अच्छा लगता है, ऐसा होता नहीं इसको क्या कहते हैं वो बात समझे चाइल्ड चाइल्ड 20% गलत करो ना बगल वाले को पकड़ा आ जाए उसको हम कुछ कैसे अब मैं कर देता हूं, मैं कर देता हूं। बिल्कुल सही है, ठीक नहीं बिल्कुल सही है। ये क्या दिख रहा है मुझे, मैं करके दिखाता हूं। सही करा, अब डी कॉमन सही है, डी कॉमन आंसर आ गया। जरूरी जरूरी नहीं तो नहीं लगेगा। चलो करके दिखाता हूँ, पहले देखते हैं। मैं टॉपिक जो पढ़ाया था तुम लोग में से बेटा आया, गर्व, तन्मय, मनन, यस सर, अनुप्रभा, केशव, यस सर। पहले ये बात समझ में आ रही है कि एग्जाम में तो एप्लीकेशन पूछते हैं इसका, राइट? ध्यान से जो मुझे समझ में आया मैं बताऊं, मुझे क्या समझ में आया। मुझे ये समझ में आया मेरे पास कैपेसिटर है और बीच में मैंने एक स्लैब भर दी है, क्या उस स्लैब का साइज क्या है 3D/4 था, राइट? तो क्या सिंपल शब्दों में मैं कह दूं 75% स्लैब भर दिया है, 3/4 का 75%, सही ना? अगर मुझे फॉर्मूला पता है तो फिर तो मैं सीधा लगाऊंगा, क्या एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी/के। अगर मुझे फॉर्मूला नहीं पता तो मैं बेसिक से चलूंगा, ठीक है ना? टी कितना है हमारा, बढ़िया, तो डाल दो टी को, क्या डाल दो 3D/4। और साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या है, आइडिया। क्वेश्चन देके कुछ आइडिया आ रहा है ना, उसको एग्जीक्यूट करना सीखो। अगर गलत भी आंसर आता है तो कुछ ना कुछ सिखा के जाता है कि भाई ये गलती हो गई मेरे से, अगली बार नहीं करनी। तुम लोगों को दिख रहा है डी माइनस 3D/4, तो मैं क्या लिखने वाला हूँ इसको D/4 प्लस 3D/4 के, कुछ कॉमन तो नहीं है, D/4 ही कॉमन ले लो सीधा, मुझे लगता है। बताओ भाई, D/4 कॉमन ले लिया तो कहीं 3/k तो नहीं बन गया, सही ना? एलसीएम ले लूं, ठीक है? तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के प्लस 3, जो अपॉन में 4k था, क्या ये न्यूमरेटर में चला जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी मुझे क्या दिख रहा है, सी नॉट, तो सी नॉट 4k अपॉन k प्लस 3। चेक करो बुक का आंसर।
चेक करो, ये होना चाहिए। अजीब है, लॉजिकल है? अजीब है, लॉजिकल है? ठीक है, अगर ये क्लियर हो तो एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा इससे भी अच्छे लेवल का। हाँ, तो एक स्लाइड पीछे की भी देख लो, ये लेकिन शायद छूट गई थी। अच्छा, जो मैंने सॉल्व करी ये वाली, ठीक है। अगर ये क्लियर हो तो एक और लेवल, एक और अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाऊं तुम लोगों को इससे अच्छे लेवल का, ठीक है। तो पहली बात ये नोटिस करा, इस डेरिवेशन में मैंने काफी कुछ मिला दिया है, काफी सारे कॉन्सेप्ट मिला दिए मैंने, ठीक है। मैं एक कॉन्सेप्ट और सिखाना चाहता हूँ, देखना सब लोग। इसको मैं बोलता हूँ मर्जिंग ऑफ ड्रॉप्स। मर्जिंग ऑफ ड्रॉप्स, इस पे वेरी इंपॉर्टेंट लगाना, बहुत आता है एग्जाम में, इस पे न्यूमेरिकल आता है। मुझे लगता है ये मैंने पहले करवा तो नहीं रखा, तुम लोग करवा? नहीं नहीं, कुछ और है ये, नहीं कराया ना, ठीक है, ध्यान से देखना। हाँ, 11th में ऐसा कुछ सिमिलर करवाता था मैं, दो कॉन्सेप्ट में। एक तो मैं करवाता था सरफेस टेंशन वाले पे, और एक मैं करवाता हूँ टर्मिनल वेलोसिटी पे। वैसे यहाँ चार्ज पे करवाना चाह रहा हूँ। तो पहले टॉपिक समझ में आ गया, मर्जिंग और ड्रॉप्स का मतलब क्या है? छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं जिन पे चार्ज कितना है, क्यू, और रेडियस कितनी है, हाँ, मिलाकर एक बड़ी ड्रॉप बना दी क्या, जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, और चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू। सही है, अपन छोड़ दो, बेसिक बात समझते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ साइंस वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आइडिया। दिमाग में आइडिया क्या आता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद? एग्जाम में सेम क्वेश्चन आते हैं या सिमिलर? सही बात है ना। तो जैसे ही मैं मर्जिंग सुनता हूँ, मेरे दिमाग में बेसिक बात क्या आती है, बता सकता है कोई? वॉल्यूम कंजर्वेशन, बढ़िया। आज से पकड़ लो, मर्ज होना मतलब मिलाना है क्या, तो मिला दिया, तो वॉल्यूम फोर कंजर्व करवाओ, 4/3 पाई आर क्यूब, कितनी ड्रॉप्स ले ली, n, इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक, जब भी ड्रॉप कंबाइंड होंगी या ब्रेक होंगी, पहली बात हमेशा के दिमाग में क्या आनी चाहिए, वॉल्यूम कंजर्वेशन। सही है, सही है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, कैपिटल आर इज स्मॉल आर n टू पावर 1/3। रटो नहीं भाई, लॉजिक पकड़ो, रटोगे तो भूल जाओगे, बहुत है। मैं तो तुम्हें 4-5 हजार कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा पूरी फिजिक्स में, कहाँ तक रटोगे, रट नहीं सकते। ये समझ में आया, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने क्या लगाया, वॉल्यूम कंजर्वेशन। सही। अब दूसरी बात मेरे दिमाग में क्या आ रही है, चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्व होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो एक ड्रॉप पे चार्ज कितना था, क्यू, कितनी ड्रॉप्स थी, तो मिलकर क्या बन गई, क्यू इंटू एन इक्वल टू कैपिटल क्यू। अजीब है, सही है। तो पहला मैंने क्या लगाया, वॉल्यूम कंजर्वेशन, दूसरा क्या लगाया, चार्ज कंजर्वेशन। अब तीसरी बात देखते हैं, अगर ये दोनों नोट हो गए तो आगे बढ़े, नेक्स्ट स्लाइड में लिखूंगा। फिजिक्स को इसलिए तो बोलते हैं बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मिक्स करते हैं कॉन्सेप्ट्स को। तो शुरू में दिक्कत आती, बट धीमे 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 इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। इंटरेस्ट आने के लिए जरूरी कि हिंट को पकड़ूं, तो हिंट मैंने दिया, जब भी ड्रॉप्स कंबाइन होंगी हमेशा मुझे क्या करना है, वॉल्यूम कंजर्वेशन हमेशा। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ड्रॉप्स को मर्ज करोगे तो चार्ज कंजर्व होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको, आगे बढ़े। देखो जल्दी सुनो, जो हम लोग बताते हैं, जो भी टीचर्स बताते हैं, दीज कॉन्सेप्ट्स आर नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। ठीक बात बोली मैंने, जो मैंने बताया इससे बहुत ज्यादा तुम्हें हेल्प मिलेगी, बट सारे क्वेश्चन थोड़ी नहीं बनेंगे। जब घर में बैठे क्वेश्चन बनाओगे तो क्वेश्चन फंसेंगे, तो डाउट लेकर के आओ। जब मैं बोलूँ डाउट क्लास तो मैं क्वेश्चन पूछूं, ये नहीं कि मैं डाउट क्लास पूछ रहा हूँ तब तुम ढूंढ रहे हो डाउट को। डाउट तो तैयार रहने चाहिए। अभी हमारा चैप्टर 2 आज कंप्लीट होने वाला, राइट। तो अब नेक्स्ट क्लास में डाउट क्लास है, जितना डाउट पूछ सकते हो पूछ लो, 1-2 क्लास लगाएंगे डाउट क्लास।
इसमें एक दो प्रॉपर्टीज मुझे बतानी, वो बचा हुआ है। अगर नोट हो गया तो आगे बढ़े। हो गया? ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है न्यू ड्रॉप का, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? के क्यू बाई आर। सही है? न्यू ड्रॉप का। सही? ठीक है, ध्यान से देखना। अगर पोटेंशियल मुझे निकालना है ओल्ड स्मॉल ड्रॉप का, तो मैं क्या लिखूंगा? के स्मॉल क्यू बाई स्मॉल आर। ठीक बात बोली? डिवाइड कर दिया। क्या मैं कैपिटल क्यू को कुछ कह सकता हूँ? एन क्यू। ठीक है ना? क्या मैं कैपिटल आर को कुछ कह सकता हूँ? सही बात है ना? कुछ कैंसिल आउट हो गया क्या? क्यू बाई आर गया, क्या बच गया? एन टू पावर 2/3। सही बात है ना? तो इसका मतलब क्या, मैंने पोटेंशियल भी निकालना सिखा दिया है। ओल्ड ड्रॉप और न्यू ड्रॉप में क्या पोटेंशियल में रिलेशन होगा? वन ड्रॉप। वहां तक मैंने लिखा हुआ है ना, वन स्मॉल ड्रॉप। मैंने लिख दिया साफ साफ, वी न्यू वन बिग ड्रॉप। ठीक? वी ओल्ड वन स्मॉल ड्रॉप। तो हमने रेडियस निकालना सीख लिया, चार्ज निकालना सीख लिया, पोटेंशियल निकालना सीख लिया। राइट? तो ये फॉर्मूला याद करना है या कॉन्सेप्ट समझना है? कॉन्सेप्ट भाई, फॉर्मूला सब धोखा देगा एग्जाम में, याद ही नहीं आएगा तुमको, या कंफ्यूज कर देगा। फॉर्मूले तो बस बेसिक याद करने होते हैं, इतने केस के फॉर्मूले नहीं याद कर सकते। मतलब याद कर लोगे तो बड़ी बात है भाई। टीचर्स को तो इसलिए याद रहता है क्योंकि हम ये चीज 100 बार पढ़ा चुके हैं, बट स्टूडेंट के लिए तो बड़ी बात अगर याद है तो। अभी नहीं, एग्जाम में। अभी तो याद कर लोगे, एग्जाम में मैंने बोला है आफ्टर 10 मंथ्स, तब बड़ी बात है कि उस टाइम तुमको याद आ जाए। उस समय बात कौन सी काम आती है? बेसिक। बेसिक बात काम आती है। अब ये बताओ, क्या हमने कैपेसिटेंस का कोई फॉर्मूला पढ़ा है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बताओ भाई। सही है? कैपिटल आर को क्या कह सकता हूँ मैं? स्मॉल आर एन टू पावर 1/3। ये कौन है? सी ओल्ड वन स्मॉल ड्रॉप। सही बात है ना? तो क्या कैपेसिटेंस में भी कोई लिंक बना दिया मैंने? दिख रहा है? इसका मतलब बड़ी ड्रॉप का जो कैपेसिटेंस होगा वो ओल्ड ड्रॉप के कैपेसिटेंस से n टू पावर 1/3 टाइम्स हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ ये सारे फॉर्मूले याद करो या बेसिक बात समझो? बेसिक बात समझो कि भाई कैसे निकाल रहा हूँ। निकालूंगा अभी, हैव सम पेशेंस, देखना भी वो भी आएगी। मेहनत करो, जो मेहनत करने वाला बच्चा होता है उसको एकदम से मेरी बात स्ट्राइक करती है कि अच्छा इन्होंने ये बात बोली थी। और बहुत प्रिसाइज बोलते हैं, नोटिस करें, थोड़ा सा बोलेंगे उससे क्वेश्चन बन जाएगा। तुमको ध्यान से सुनना है कि क्या बोलता हूँ। हाँ, कुछ भी सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखना। अगर मुझे एनर्जी निकालनी है, तो क्या एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास ऐसा कुछ है? Q²/2C, है ना? है हमारे पास ऐसा फॉर्मूला? है ना? कैपिटल क्यू को सोच रहा हूँ क्या लिख दूँ? NQ। कैपिटल क्यू का मतलब NQ था। और C को क्या कह दूँ? ऐसा लिख दूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। ठीक है ना? तो क्या ऐसा बन गया N²Q²/2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस कैपिटल R को क्या लिखने वाला हूँ? स्मॉल r n टू पावर 1/3। सही है? अब मुझे देखने में ऐसा लग रहा है N² n टू पावर 1/3 इंटू Q²/2C। ये C किसका है? हाँ, ओल्ड वन स्मॉल ड्रॉप। तो वो कोल्ड तो नहीं लग रहा ना ये?
ये लोगों के लोग लगता है कोल्ड लिख दिया मैंने सी ओल्ड लिखा है, ये ओल्ड वन स्मॉल ड्रॉप, सही है। तो क्या ये क्यू स्क्वायर बाई 2c बन गया? राइट वाला देखो, क्या क्यू स्क्वायर बाई 2c बन गया? क्या लिखूंगा? यू वन स्मॉल ड्रॉप, और ये n टू पावर क्या बन गया? 5/3 बन गया क्या? बताओ भाई। तो क्वेश्चंस करते ही जाओ, नए नए कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करते ही जाओ। तो ये आर्ट्स है ना, स्फीयर वाली फॉर्मेशन। सिंगल स्फीयर ड्रॉप, सिंगल स्फीयर ही तो है। सिंगल स्फीयर का कैपेसिटेंस क्या होता है? 4πε0r। ठीक है, अगर ये नोट हो गया तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जल्दी से बता दूंगा। हो गया, एक बार समरी बना दूं मैंने क्या क्या पढ़ाया है। ठीक है, देख लो भाई आज मैंने क्या सिखाने की कोशिश करी। हमें पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट a by d इफ इट इज वैक्यूम और एयर फील्ड, राइट। अब देखा नहीं गया, हमने क्या करा, उस कैपेसिटर के अंदर एक स्लैब भर दी। क्या, किस चीज की स्लैब भरी? रबर की या प्लास्टिक की। उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करा, डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इंसुलेटर केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके लिए नया नाम क्या है? डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक अलग होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अलग बात होती है। कंफ्यूजन तो नहीं है? डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब F0/Fm, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो एयर को आयन बना देती है। ठीक है ना। तो हमने देखा अगर स्लैब डाल दिया तो सी का फॉर्मूला कितना है? एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस t प्लस t बाई के, सही है। ठीक है ना। फिर उसका मैंने स्पेशल केस बनाया, अगर t इक्वल टू डी कर दूं, मतलब जो स्लैब भरी है वो सम पार्ट है या कंप्लीटली फिल कर दी। देखो लिखा है मैंने 100% फिल, मतलब स्लैब ऐसा डाला है कि स्पेस जो था वो सारा का सारा स्लैब से भर गया है, एयर नहीं बची वहां पर। तब सी का फॉर्मूला क्या है? सी नॉट के। देख लो भाई, तब क्या सी नॉट के लिखेंगे, सही। अगर मेटल स्लैब भर दोगे तब देखो फॉर्मूला क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस टी। अगर तुमने जो स्लैब फिल करी और बहुत थिन है, वो ब्लेड जैसी स्लैब है, ब्लेड समझ में आया? ब्लेड समझ में आया मैंने क्या बोला? तो अगर बहुत थिन स्लैब यूज करी है तो उसके थिकनेस को हम ऑलमोस्ट क्या मान लेंगे? 0। तो स्लैब पे कैपेसिटी, स्लैब डालने से कैपेसिटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केस 2 और केस 1 को ध्यान से देखो और बताओ, स्लैब डालने से क्या हो रहा है? कैपेसिटेंस कम या ज्यादा? पहले सी नॉट था, केस 1 में स्लैब डालने से क्या हुआ? सी नॉट के, कम हो गया ज्यादा हो गया? सी नॉट के टाइम्स हो गया। तो अगर मैं पावर बैंक खरीदने जा रहा हूँ तो 2000 mAh का लूँ या 10,000 mAh का? समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। हम ऐसा पावर बैंक चाहते हैं जिसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो। अगर मैं एक मोबाइल लूँ जिसकी बैटरी एक दिन में खत्म हो जाए, एक दूसरा मोबाइल है जिसकी बैटरी 7 दिन में खत्म हो जाए, तो मैं किसको प्रेफर करूंगा? अगर सेम कॉस्ट है तो 7 दिन बनी। इसका हम चाहते हैं कैपेसिटी कम हो या ज्यादा हो। तो समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। केस 1 में समझाना चाह रहा हूँ स्लैब डालने से कैपेसिटी बढ़ गई, केस 2 से भी ये बात मालूम हो रही है, केस बढ़ गई, राइट। केस 3 से क्या सीखा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, ठीक है ना। फिर मैंने यहाँ पर डायग्राम में ये समझाया, अगर मेटल है तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। रीजन क्या बताया? वो E नॉट और EM इंड्यूस्ड सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में मगर इक्वल है। बढ़िया, मैंने बताया ई नॉट और ई इंड्यूस इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए कैंसिल आउट हो जाती है। फिर राइट वाले फिगर में मैंने बताया डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड कम क्यों हो जाती है, क्योंकि ई इंड्यूस ई नॉट के अपोजिट है बट इक्वल
नहीं है, वीक है। तो नेट इफेक्ट कौन डिसाइड करेगा? स्ट्रॉन्गर वाला, मतलब ई नॉट। मैंने एरो रैंडमली बनाए या छोटे बड़े जानबूझ के बनाए? जानबूझ के दिखाने के लिए। बड़ा एरो मतलब बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा एरो मतलब छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करा। फिर मैंने लास्ट कॉन्सेप्ट क्या सिखाया? मर्जिंग और ड्रॉप्स। अगर ड्रॉप को मर्ज करोगे तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है? वॉल्यूम कंजर्वेशन। दूसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट पोटेंशियल, जो सॉल्व करके आ गया n टू पावर 2/3। फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो कोई बात नहीं, बेसिक बात पकड़ो। फिर मैंने क्या बताया? कैपेसिटेंस n टू पावर 1/3। और फाइनली क्या बताया? एनर्जी। एनर्जी हो जाएगी n टू पावर 5/3 टाइम्स। ठीक है, इतना करो। नेक्स्ट क्लास हमारी इसकी लास्ट क्लास जो मैं पढ़ाऊंगा, फिर डाउट क्लास लगाऊंगा। ठीक है, फिर भी तुम लोग अपने डाउट लेकर के आओ, जिसके पास जो भी डाउट है। तो मैं बेटा किसी को डाउट हो तो पूछ लो, जो लोग ऑनलाइन